हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक हमारे हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, अंग्रेजी को अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम आज पढ़ेंगे अपनी पोएम नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। हाई स्कूल के बच्चों के लिए हमारी ये पोएम है। और यदि आप लोग पूरी वीडियो को विदाउट स्किप, बिना स्किप किए अच्छे से वॉच करते हैं, तो फिर सभी चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आने वाली हैं, इसका मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए अच्छे से पोएम को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को देख लेते हैं बच्चों। वे, वैसे रास्ता होता है, लेकिन वे मीन्स तरीका भी होता है। यहाँ पर इसका सेंस हम तरीके, तौर तरीके, मैनर के रूप में लेंगे। मैनर्स, किस ढंग से कुछ कार्य हुआ उसे वे कहते हैं। मूड, लोग कहते हैं ना मेरा मूड खराब है। मन की स्थिति, मनोदशा मतलब मन की स्थिति। जैसे आप कुछ अच्छा आपके साथ होता है तो आपका मन अंदर से बड़ा प्रसन्न रहता है, लेकिन आपके साथ जब कुछ बुरा हो जाता है तो आप पूरा दिन बड़ा सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो आप मन से डिस्टर्ब रहते हैं। रूड, शोकाकुल, दुखी, या किसी ऐसी चीज पर पश्चाताप करना, पछतावा करना जिसको आपने भूलवश कर दिया है, और आप पूरा दिन सोचते हैं कि ये कार्य मुझसे कैसे हो गया या मैंने ये क्यों किया, और उसके विषय में सोच सोच के आप रिग्रेशन महसूस करते हैं, पश्चाताप महसूस करते हैं, उसे कहते हैं रूड। राइट। यह पोएम बहुत ही सुंदर पोएम है, रियलिस्टिक पोएम है, और इसके कंपोजर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट। वो एक अमेरिकन पोएट थे और उन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी, एंड दिस पोएम इज वन ऑफ देम। दिस इज द ग्रेटेस्ट पोएम। राइट। तो अब हम इस अच्छी सी कविता को हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से अच्छे समझते हैं। फिलहाल ये वीडियो मेरे मोस्टली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। यदि हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे कहने के लिए रेडी हैं नहीं सर हमको भी कुछ पढ़ाइए, तो हम उनके लिए इंग्लिश मीडियम में भी इसे ला सकते हैं, बट यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो ओके। फिलहाल अभी हम इस पॉइंट को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। स्टेंजा फर्स्ट आपके सामने है। इसको स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें वास्तव में है क्या। इस पॉइंट के माध्यम से आपके पोएट ने ये बताना चाहा है कि किस प्रकार से हमारे जो रूरल एरिया हैं, ग्रामीण एरिया हैं, जहाँ लोग मोस्टली कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके अंदर कई भ्रांतियाँ फैली रहती हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको उन्होंने अपनी गलत धारणाओं से जोड़ करके उनको गलत बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। जैसे आप देखते हो कहीं आप जा रहे हो और रास्ते से बिल्ली निकल गई, तो लोग कहते हैं अरे ये बड़ा गलत हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई। अरे भाई, वो भी एक नेचुरल प्राणी है, उसे जाने का हक है। कौवा कहीं आया और बैठ गया छत पे काव काव करने, तो उसे बड़ा अशुभ माना जाता है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये सारी चीजें अशुभ नहीं होती हैं। प्राकृतिक चीजें हमेशा अच्छी ही होती हैं, जो नेचुरल चीजें हैं वो अच्छी ही होती हैं। इस पोएम के माध्यम से कभी इन सभी चीजों को आपको बताना चाहता है कि जो हमारी जो रूढ़ियां हैं, गलत सोच हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है, वो गलत है। यहाँ पर कभी एक हेमलॉक ट्री, एक कटीला पौधा होता है जिसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल लगते हैं, और उसे अपशगुन का प्रतीक लोग मानते थे उस समय। और कौवा भी नेगेटिविटी का प्रतीक है, अशुभ माना जाता है। लेकिन कभी ने कोई गलती की होगी या उससे कोई गलत कार्य हो गया होगा जिसके कारण बड़ा डिस्टर्ब था, मन से बड़ा खिन्न था, दुखी था, और जब वो उस हेमलक पेड़ के नीचे आता है और वहां पर खड़ा हो जाता है, तो उसके बाद में वो कौवा उस पेड़ पे पहले से बैठा था या फिर वो आया और बैठ गया,
या फिर बैठा था और उड़ा, तब वो डाल हिली होगी। उसके ऊपर डस्ट का यहाँ पर वर्णन किया गया है। डस्ट का मतलब धूल होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर धूल की बात नहीं, बर्फ के लिटिल पार्टिकल, छोटे से पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के, उसकी बात होगी। तो जब वो उड़ा होगा या बैठा होगा, ये मेंशन नहीं किया गया, तो आप अपने अनुसार समझ सकते हैं। तो वो जो बर्फ थी उसके सर पे गिरी, जिसके कारण उसकी जो मनोदशा थी वो चेंज हो गई। यानी वो जो डिस्टर्ब था, वो जो दुखी था, वो हैप्पीनेस में चेंज हो गया। तो यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है मेनली इस पोएम में कि किस प्रकार से नेचुरल चीजें हमको हमारे साथ अच्छा करती हैं, ना कि बुरा। हालांकि हेमलॉक ट्री और कौवा अशुभ माने जाते हैं, ऐसा हमारे समाज में ऐसी धारणा है, ऐसी सोच है। इसको नकारा है सिरे से कवि ने इस पोएम के माध्यम से। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। राइट। द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर, सुक माने उसे हिलाना, डाउन माने नीचे, ऑन मी मैं पेड़ के नीचे खड़ा था, और जिस तरीके से एक कौवा आया, उसने उस डाल को, हेमलॉक ट्री की डाल को हिलाया। लिखा द डस्ट ऑफ स्नो, तो उसके डाल को हिलाने से, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहां से, कौवा आया होगा या बैठा होगा, ये मेंशन नहीं किया गया, तो हम सपोज कर सकते हैं, हो सकता है बैठा हो या आया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस कौवे के थ्रू, कौवे के कारण वो डाल हिली हो या जो भी हुआ हो, उसके कारण जो डस्ट थी, जो बर्फ जमी हुई थी बारीक हेमलॉक पेड़ के डालों पर, उन डालों के हिलने से वो बर्फ उस पॉइंट के ऊपर, सुक डाउन ऑन मी, कभी कहते मेरे ऊपर जो बर्फ गिरी, उसके कारण उसका जो मन की स्थिति थी, बर्फ कैसी होती बच्चों, ठंडी होती है ना। तो आप जानते हो चाहे जितना सुस्ती आपके नॉर्मल से सुस्ती हो, यदि ठंडी चीज पानी का छिड़काव आपके ऊपर कर दे तो आपकी सारी निद्रा दूर हो जाती है। वो तो बर्फ थी। इसके मन में यहाँ बर्फ किसका प्रतीक है, बर्फ अच्छी थिंकिंग का प्रतीक है, अच्छी सोच का प्रतीक है। यानी कि उसके अंदर जो नेगेटिव भावनाएं थी, वो पूरा दिन जो डिस्टर्ब था किसी कारणवश, वो बर्फ के गिरने से उसकी मनोदशा एकदम फ्रेश हो गई, तरोताजा हो गई, उसकी सोच परिवर्तित हो गई और उसके मन में प्रसन्नता के भाव आ गए। इन लाइनों के माध्यम से कवि ये समझाना चाहता है। हालांकि हेमलॉक ट्री और जो कौवा है, ये दोनों ही नेगेटिव या अपशगुन के प्रतीक माने जाते थे। आज भी लोग मानते हैं, काफी लोग मानते हैं। घर से चले, कोई छींक मारा, छींक दिया, अरे भाई रुक जाओ पानी पी लो, ऐसी भावना है। अरे वो तो नेचुरल चीज है भाई, होती है। तो इन सब चीजों को कवि ने नकारा कि ये भले ही, ये आपका क्रो, भले ही लोग निगेटिव मानते हो, हेमलॉक ट्री इसी एक विषैला पौधा होता है, इसे भी निगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कभी कहता है इनको लोग निगेटिव मानते होंगे तो वो अलग चीज है, लेकिन मैं पूरा दिन डिस्टर्ब था और उस निगेटिव माने जाने वाले कौवे ने ही आकर के उस बर्फ के बारीक टुकड़ों को मेरे ऊपर ऐसे गिराया, और वो जो निगेटिव चीजों का या नकारात्मकता का प्रतीक जो हेमलॉक ट्री था, तो ये पौधा दोनों ही नेगेटिव लोग सोचते थे। लेकिन इन्हीं के कारण मैं जो पूरा दिन डिस्टर्ब था, मेरे मन में प्रसन्नता के भाव आ गए, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स थी दुख वाली, वो प्रसन्नता में चेंज हो गई। किसके कारण, बिकॉज ऑफ क्रो एंड हेमलॉक ट्री। राइट। नेक्स्ट, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, आ गया ना। तो हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को दे दिया, प्रदान कर दिया। गिवन मीन्स देना या प्रदान कर दिया, दे दिया। क्या दे दिया, ए चेंज ऑफ मूड, यानी मेरे मन की स्थिति को इस क्रो और हेमलॉक ट्री के द्वारा जो क्रियाकलाप किया गया, यानी जो क्रो आया, जो कौवा आया और हेमलॉक पेड़ के ऊपर जो बर्फ जमी थी उसको जब गिरा दिया मेरे ऊपर, तब मेरे मन की जो स्थिति थी दुख भरी थी और वो बदल गई। एंड सेव्ड
सम पार्ट ऑफ माई डे आई हैड रूड, और इससे सेव्ड माने कुछ बच गया। क्या बच गया? सम पार्ट ऑफ ए डे, मेरे दिन का कुछ हिस्सा, यानी कि पूरा दिन अभी सुबह से लेकर पता लगा दोपहर थी या शाम होने वाली थी, जो भी था वो उतना समय मैंने बड़ा सारोफुल तरीके से, बड़ा दुखी होकर के बिताया था। लेकिन इन इस कौवे और बर्फ के कारण मेरा जो बचा हुआ जो दिन था वो बर्बाद होने से, रूट जिसमें मैं दुखी था, नष्ट होने से बच गया। मैं पूरा दिन और ज्यादा दुखी रहता, पछताता रहता, रिग्रेशन महसूस करता रहता। रूट का मतलब क्या? पछतावा, पश्चाताप करता, दिन भर सोचता रहता। वो सब खत्म हो गया और मैं पुनः एक बार फिर से नई ताजगी से भर गया। तो इस तरीके से पॉइंट ने ये बताना चाहा है कि जो नेचुरल चीजें होती हैं वो वास्तव में ईश्वर से अलग नहीं, ईश्वरी तत्व मानी जाती है और वो हमारे लिए कभी अशुभ नहीं होती। इन सभी चीजों को उसने नकार दिया है। और इसमें एक रैम्स होती है, जैसे देखें डब्लू डब्लू, ए बी, ए बी, ए इसको बी कह सकते हो, इसको बी कह सकते हो, फिर से ए तो ये बी और बी। इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिलहाल आशा करता हूँ पॉइंट आपकी अच्छे से समझ में आएगी और आ गई होगी तो अच्छे से आप इसको पुनः वॉच कर लीजिएगा ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड कमेंट।